May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning. बैठिए। Thank you, sir. राम प्रताप बिजनारिया। Yes, ma'am. Ram Pratap Bijarni. Okay. Introduce yourself. Ma'am, my name is Ram Pratap and I am from district Timka Thana in state Rajasthan. My father's name is Sitaram Bijarnia and he is a farmer, and I have completed my LLB from St. Wilfred College, Mansarovar, Jaipur in 2019. And after that, I have been preparing for judicial examination, and now I have cleared JLO examination 2023, and I am here for the interview. Why do you want to be JLO? Ma'am, actually, the field in which I am interested is judiciary. Actually, that's why I prefer to come for LLB. And secondly, ma'am, this is a very good job which is well reputed, and social security is there, financial security is there, and I am interested in the field, and I like to work in this field. That's why I have chosen JLO examination. How many interviews you have faced? No, ma'am, this is my first interview. But you have written 2. No, ma'am, I did not write that. Okay, No, that's maybe not- by mistake. Yes, ma'am. So Ram Pratap, you don't have any special achievement yet. कोई स्पेशल अचीवमेंट नहीं है आपका अभी तक? Special achievement means, sir, sorry. क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो, इस फॉर्म में आपने लिखा है नो, यू डोंट हैव एनी स्पेशल। Have you attempted judiciary last vacancy RGS? Yes, sir, I attempted that. Attempted. So have you written means? No, sir, I could not qualify prelims. Okay. सो यू थिंक आपका कोई अचीवमेंट है अभी तक लाइफ में, आपको लगता है कि आपने कोई अचीव किया है? Sir, mainly the examination that I have cleared, JLO examinations, ma'am, which I have cleared recently. हिंदी में बोलिए, कोई इशू नहीं है, आप कंफर्टेबल उसमें आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर, जो मैंने JLO भी क्लियर किया है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा अचीवमेंट है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके। तो आपने यहाँ मेंशन क्यों नहीं किया फिर? सर, आई थॉट कि इसके अंदर कुछ स्पेशल में कुछ अलग डिमांड है इसलिए। अच्छा, आप चेस खेलते हैं? यस सर, आई यूज। चेस खेलते हैं, तो अभी नहीं खेलते आप चेस? अभी तो सर मैं सर इतना ज़्यादा नहीं खेल पाता हूँ एग्जामिनेशन की वजह से, प्रिपरेशन की वजह तो कोई चेस में आप बताइए कोई स्पेशल अचीवमेंट किसी का, इंडियन प्लेयर का? से। इंडियन प्लेयर अचीवमेंट? हाँ, रीसेंट कोई? सर जी, हमारे इंडिया के डी गुकेश हैं, जिन्होंने अभी जो डिंग लिरेन है वर्ल्ड चैंपियन चेस के, जो चाइना से हैं, और मैग्नस कार्लसन है, उनको भी एक रैपिड टूर्नामेंट के अंदर उनको बीट किया है दोनों को। अच्छा, ये बताओ कि आपको लगता है कि चेस खेलने से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है आपके प्रोफेशन में, आपकी पढ़ाई में? जी सर, मुझे लगता है कि चेस खेलने से अपन स्ट्रेटेजिकली कुछ सोच सकते हैं, अच्छे से प्लान कर सकते हैं, तो इसके लिए मुझे काफ़ी बेनिफिट यूजफुल लगता है। ओके, अच्छा, ये आपने परसेंटेज यहाँ मेंशन की है 0.5544, नो सर, ये फॉर्म में आपने एलएलबी में आपकी कितनी परसेंट थी आपकी? 55%। 55% थी, तो 55% ये फॉर्म आपने फिल किया था? सर, मैंने भी नीचे देखा था अभी, उनको मैंने बात भी करी थी, उन्होंने बोला कि बाय मिस्टेक है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो इस चीज़ का स्पेशल आप ध्यान रखिए कि आपकी डिटेल्स जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट हो। जैसे कि एक जगह आपने लिखा है ना कि आपने हाउ मेनी टाइम्स यू हैव गिवन आरपीएससी जेलो इंटरव्यू, वहाँ पे आपने 2 मेंशन कर रखा है, राइट? तो अभी तो आप फर्स्ट टाइम देंगे इंटरव्यू? यस सर, फर्स्ट हाँ, फर्स्ट टाइम देंगे, तो उसको आप मेंशन ना करें तो बेटर रहेगा। खैर, एनीवेज, रिसेंट कोई आप बताइए, कोई जजमेंट आया हो सुप्रीम कोर्ट का जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लैंडमार्क है? सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पे था, जो कि कल ही की डेट में आया था। इसके अंदर मेयर जो इलेक्शन थे उनको, जो भी उसके अंदर जो हुआ था उसमें जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको फिर उसमें भी। अच्छा, कोई रिलेवेंट यहाँ पे सेक्शन आर्टिकल आपको लगता है कि इस केस में एप्लीकेबल होता है? यस सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 है सर, ठीक है, जिसको इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट ने वो पावर यूज करके उसको डिसीजन। और कोई सीआरपीसी का सेक्शन? सीआरपीसी का सेक्शन सर, एज फार एज आई नो, दिस इज सेक्शन 340
CRPC, जिसके Okay. अंदर उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अच्छा, CRPC में आपने कंप्लेंट और FIR पढ़े होगा, जी सर, पढ़ा है। कोई डिफरेंस है दोनों में? कंप्लेंट और FIR में डिफरेंस है सर। डिफरेंस है कि FIR सिर्फ पुलिस स्टेशन में होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, और अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर कॉग्निजेबल भी है, उसकी कंप्लेंट करी जा सकती है जो लोकल मान्य न्यायालय होता है उसमें। ओके। ऐसी कोई सिचुएशन है जब FIR को भी कंप्लेंट मान लिया जाए? जी सर, सिचुएशन है जिसमें अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस को मान करके अगर FIR लॉन्च करी जाती है थाना में, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ था, तो जब वो पुलिस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो फिर सर अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का है उसको कंप्लेंट की तरह लिया जाता है, और जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको कंप्लेनेंट की तरह माना जाता है। ओके, तो क्या ये आवश्यक है कि क्रिमिनल केसेस में कंप्लेनेंट वही हो जिसके साथ घटना घटी हो? विक्टिम कैन ओनली बी द सोल कंप्लेनेंट इन क्रिमिनल केसेस? नो सर, ऐसा नहीं है। ओके, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इससे रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं CRPC में? जी सर, ऐसा मैं श्योर नहीं हूँ, बट अगर आप अलाउ करें तो मैं ट्राई कर। श्योर श्योर। सेक्शन 190 है सर, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो, जिसमें 190? 190 है। ओके, व्हाट इज सेक्शन 198? कैन आई थिंक टू फॉर अ सेकंड। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ओके, मान लीजिए एक दहेज प्रताड़ना का मामला है। यस सर। उसमें विक्टिम इज अनेबल टू लॉज एन FIR, तो उसके बिहाफ पे कौन कौन FIR लॉज कर सकते हैं? इसमें उनके बिहाफ, विक्टिम के बिहाफ पे उनके जो ब्रदर हैं, उनके सिस्टर हैं, और उनके जो अगर कोई सन डॉटर है वो, और विक्टिम के मदर एंड फादर भी इसके अंदर लॉन्च कर सकते हैं। हाई डिग्निटरीज का डिफेमेशन का केस है। सॉरी सर। हाई डिग्निटरीज, यस सर। जो बड़ी हस्तियां हैं हमारे देश की, यस सर। राष्ट्रपति हैं, कोई भी महानुभाव, यस सर। उनके डिफेमेशन से संबंधित कोई वाद है जी सर। तो क्या उनको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आकर के अपनी FIR दर्ज करवानी पड़ेगी? सर इसके लिए एज फार एज आई कैन रिकॉल ये सेक्शन 190 क्लोज 2 के अंदर है, 199 क्लोज 2 के अंदर है सर। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 6 मंथ्स के अंदर कंप्लेंट को लॉन्च करनी पड़ेगी इसके लिए। ओके, क्या ऐसी कोई स्थिति है, ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें आप अपने वाद जो आपने दायर किया है उसको वापस भी ले सकते हैं? विड्रॉल कर सकते हैं? विड्रॉवल, या जी सर, ऐसा है। क्या आधार होगा उसका? क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसमें सर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होगा, ओके और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं वो वाद को विड्रॉल कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज सेक्शन 321 321 ऑफ CRPC? 321 है सर, अगर जो भी चार्जेस होते हैं उनमें से अगर कुछ चार्जेस पे कोर्ट द्वारा ऑफेंस में जजमेंट अगर दिया जाता है तो सर जो बाकी चार्जेस हैं उनको विड्रॉल किया जा सकता है। ओके, और अगर फिर जिन चार्जेस में पनिशमेंट दिया गया उसकी अगर अपील करते हैं, और अगर वो अपील अगर अपीलेट कोर्ट जो है वो अगर उसको जो ऑफेंस उनको जो पनिश किया गया है, कन्विक्ट किया गया, कन्विक्शन को अगर रिवोक कर ले, डिसमिस कर देते हैं, तो फिर वो सारे चार्जेस वापस एक्टिवेट हो सकते हैं। ओके, व्हाट इज कैमरा ट्रायल? कैमरा ट्रायल इज़ जो कुछ सर्टेन ऑफेंसेस होते हैं, कुछ डेलिकेट ऑफेंसेस कुछ जिनको, सर्टेन ऑफेंसेस आप बताएंगे? फॉर एग्जांपल रेप का अगर कोई केस है, ओके, इस तरह के केसेस के अंदर बंद कोर्ट के अंदर या फिर इसके अंदर डोर क्लोज कर करके ओके, प्राइवेसी के लिए उसको ट्रायल किया जाता है कोर्ट। तो क्या विक्टिम का प्लीडर भी अलाउ होगा या नहीं? विक्टिम का प्लीडर अलाउ हुआ है। ओके, उसके पेरेंट्स?
सॉरी सर। ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच जुरिसडिक्शन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में से दोनों में से किसका जुरिसडिक्शन वाइड है? मैम हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन वाइड है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट मैम जो 5 रिट्स हैं उन्हीं के जुरिसडिक्शन के अंदर ऑर्डर पास कर सकते हैं, और जो माननीय हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के लिए क्या और ज़्यादा रिट्स पे या 5 ही है? हाई कोर्ट में मैम अदर मैटर्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसके अंदर वो सिविल मिसलेनियस रिट्स वगैरह और इस तरीके के आदेश पारित किए जाते हैं। ओके। क्या हाई कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट है? मैम अगर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट का अगर है तो फिर वो ट्रायल कोर्ट है। ट्रायल कोर्ट है। सेक्शन 6 CRPC जिसमें क्लासेस ऑफ कोर्ट्स बताई हैं, उसको बताइए एक बार। मैम सेक्शन 6 में जो क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हैं उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दिया हुआ है, और इसके ऊपर काम करने के लिए राज्य को निर्देशित भी किया गया है मैम कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समय अनुसार फॉर द टाइम बिंग इसको एप्लीकेबल किया जाए। तो मेरे विचार में मैम यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल होना चाहिए। किसी राज्य में अभी लागू हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड? जैसे उत्तराखंड में लागू हुआ है अभी। पूर्ण रूप से लागू हुआ है या कुछ आंशिक रूप से? पार्शियली अप्लाइड है या फिर कंप्लीटली? सॉरी सर, मुझे इतना So what is difference between directive principles of state and fundamental rights? And the main difference between fundamental rights and directive principles of state policy is fundamental rights can be enforced through the courts, Okay. but any person, no one can enforce directive principles of state policy from the court. Okay. क्या ऐसा कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट बन चुके हैं? इसमें ऐसा है, जो सेक्शन 39A है फ्री लीगल एड, सॉरी आर्टिकल 39A जो फ्री लीगल एड है, उसको भी फंडामेंटल राइट बनाया गया है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? मेंशन नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग। और कोई? व्हाट अबाउट एजुकेशन? इसमें एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21A के अंदर। अच्छा, आपको क्या लगता है जब संविधान का निर्माण किया गया तो बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई एज अ फंडामेंटल राइट्स और बहुत सारे डाल दिए गए हैं एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स? ऐसा क्यों किया गया? सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो स्टेट्स लागू करवाना चाहता है तो उनको फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं डाले गए? मैम उसका मेन रीज़न ये रहा कि जो नागरिकों के सिक्योरिटी के लिए मूलभूत जो अधिकार थे उनको फंडामेंटल राइट्स में। नागरिकों के, इसका मतलब तो क्या फंडामेंटल राइट सिर्फ नागरिकों पे लागू होता है? सिटीजन्स पे मैम, जो सिटीजन हम सिटीजन कहें का या मतलब फिर नागरिक, या फिर मैम जो कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को हैं और कुछ ऑल पर्सन्स को हैं, चाहे वो फॉरेनर हो या फिर इंडियन हो। जो मेन जो थे जिनके जो एक उस समय के अकॉर्डिंग से मैम सही थे, उनको फंडामेंटल राइट्स में लिया गया। और फॉर द टाइम बीइंग आप ये कहना चाह रहे हैं जो फंडामेंटल राइट है वो तो सही है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो सही नहीं थे उस टाइम पे, ऐसा? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ओके, आप ही ने ऐसा कहा है मैम। इसमें कि उस समय जो देश के आगे के जो मैम जो अचीवमेंट अचीव करना है एक वेलफेयर स्टेट के लिए, वो उसके लिए अगर देश डेवलपमेंट के साथ साथ में अगर तैयार होगा, उसके लिए वो इन्फोर्स करने की कोशिश करेगा उन उद्देश्यों को अचीव करने के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं। ओके, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल क्या कहता है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मैम, अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं दो लॉज के अंदर मैम, तो इंटरप्रिटेशन का ये रूल है जिसके अंदर कोर्ट्स जो है मैम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो सिद्धांत है उसको यूज़ करके। तो ये सिद्धांत कहता क्या है? सिद्धांत को यूज़ करेंगे फिर कहता क्या है?
अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट है मैम, तो इस तरीके से इंटरप्रेट उसको किया जाएगा कि उन दोनों को लागू किया जा सके। ओके, लास्ट क्वेश्चन, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, यस राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान, इनमें क्या डिफरेंस है? मैम, राष्ट्रीय जो गान है वो माननीय रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और राष्ट्रीय गीत श्रीमान बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था मैम। और जो वंदे मातरम है वो हमारा राष्ट्रीय गान है, और जनगण मन है, सॉरी, जो वंदे मातरम वह राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान जनगण मन है मैम। और इससे ज़्यादा मुझे क्या राष्ट्रीय गीत के बारे में कोई रेफरेंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है? सॉरी मैम, नॉट एबल टू रिकॉल। या राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम है? राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए यस। सॉरी मैम, नॉट एबल टू रिकॉल। राष्ट्रीय गान को गाने के लिए है? यस मैम। कितना? As far as I can recall, ma'am, it is 72 seconds or 70 minutes. Okay, that's it. Thank you so much. राम प्रताप, आपके फादर क्या करते हैं? मैम सर, मेरे पिताजी फार्मर हैं। फार्मर है। तो अभी जो ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सर, मेनली फार्मर प्रोटेस्ट में जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके लिए डिमांड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स उसमें। और उसके अलावा भी कई डिमांड्स हैं जिनके अंदर सर्टेन एज के ऊपर लोगों जो तो आप उनकी डिमांड के फेवर में हैं? आपको क्या लगता है कि वो सही डिमांड है उनकी, जो भी डिमांड है? सर, इसमें मुझे लगता है कि डिमांड्स के लिए प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसका राइट को अलाउ करते हैं। और तो दिल्ली की तरफ चलना और दिल्ली बॉर्डर पे जो वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उसके फेवर में हैं? सर, अगर प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होता है या फिर वॉयलेंट होता है तो वो मेरे विचार में पूर्णतः गलत है, और अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो वो सही है। अच्छा राम प्रताप, तो अगर इन केस आपका जेलों में सिलेक्शन नहीं होता तो फिर आपके पास प्लान बी क्या है? आप क्या करेंगे फिर? सर, फर्स्टली मुझे लगता है कि मैंने इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करी है, तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और समहाउ अगर मैं इसके अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाता मुझसे, तो मैं एनालाइज करूँगा कि मुझसे इसके अंदर क्या कमियां रही, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद में जो भी आगे जुडिशरी की और वैकेंसीज हैं उनके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट। तो आपको जेलो ही क्यों बनना है, मतलब ये बताइए कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए? सर, मुझे लगता है सर, जेलों के लिए, जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए मैं एक परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, क्योंकि आपके अंदर ऐसी क्या 5 क्वालिटीज हैं जो आपको लगता है कि आपको इसके लिए परफेक्ट बनाती है? सबसे पहले तो मैं सर, जो भी जेलों के लिए एक जेल ऑफिसर बनने के लिए जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मुझे लगता है मुझ में है। जैसे मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और जो भी डिपार्टमेंटल केसेस की मॉनिटरिंग का काम मुझे दिया जाएगा, मुझे लगता है मैं वो बखूबी कर सकता हूँ। और मैं जो भी फैक्ट्स होंगे केसेस के, और उनके बेसिस पे जो भी लीगल मेरा ओपिनियन होगा वो मैं सही तरीके से दे सकता हूँ। और जो मैंने और अगर आपके लीगल ओपिनियन और आपके सीनियर के लीगल ओपिनियन में कोई डिफरेंस आता है तो आप क्या करेंगे? तो सर, मैं इस चीज़ को, जो भी लॉ बुक्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, उनके अंदर उनको स्टडी करूँगा, और अगर उसके अंदर मेरे ओपिनियन में कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे जो सीनियर हैं उनके अगर ओपिनियन में कोई डिफेक्ट होता है तो मैं उनको पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली मैनर में उनको ये चीज़ उनको पास करने की कोशिश करूँगा। और क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर? आपने कहा मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और आपको इस जॉब के लिए क्या परफेक्ट बनाता है? आपको लगता है कि आपके अंदर वो बात है? इसके अलावा सर, मुझे लगता है कि मैं, सॉरी सर, चलिए कोई बात नहीं। राम प्रताप, आप बाहर वेट कीजिए, आपको हम फीडबैक के लिए कॉल करते हैं। मैं थैंक यू सर। आइए राम प्रताप, बैठिए। कंफर्टेबल हैं आप?
सर इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है आपको, आप कंफर्टेबल रहिए, एकदम कंफर्टेबल रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। एक इंटरव्यू होता है, इंटरोगेशन नहीं है, राइट। आपसे पूछताछ नहीं हो रही है, बस आपसे बात हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, तो आप बहुत कंफर्टेबल रहिए, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ा। और ये मत सोचिए कि मैं इंग्लिश में बोलूंगा तभी मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो नर्वसनेस की वजह से मैं थोड़ा आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल थे तो आप हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश के बीच में वर्ड यूज कीजिए, कोई इशू नहीं है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में जितने भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं ना, उसमें से 95% लोग शुद्ध हिंदी बोलते ही नहीं है ना। हम ट्रेन को ट्रेन ही बोलते हैं, लोपथगामिनी नहीं बोलते, समझ रहे ना आप। तो ट्रेन तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम हिंदी बोलने वाले भी उसको ट्रेन ही बोलते हैं। तो द पॉइंट इज कि आप हिंदी बोलिए, बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड यूज कीजिए, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप अगर कोई इंग्लिश में क्वेश्चन कर भी रहा है तो आप उनको सॉरी बोल दीजिए, बोर्ड को बोलिए कि क्या मैं हिंदी में आंसर कर सकता हूं। आप उनको बोल के आप आराम से हिंदी में आंसर कीजिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छा हार्डवर्क किया है और आपकी अचीवमेंट है कि आप यहाँ तक आए हैं। मार्क्स कितने हैं आपके? सर 173। 173, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे जानबूझ के ही क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपका जेलों में सिलेक्शन ना हो तो आपका प्लान बी क्या होगा। ये मैंने इसलिए पूछा बिकॉज आई वांटेड टू चेक कि आपके एक्सप्रेशन क्या आते हैं। मुझे आपकी वो बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन चेक करने थे, और इसलिए इंटरव्यू में कई बार होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, हमें थोड़ा सा लगता है कि राइट, हार्ट ब्रेकिंग क्वेश्चन, थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग क्वेश्चन टाइप होते हैं कि ये लगता है कि ऐसा क्वेश्चन क्यों बोल दिया, ये तो मेरा सपना है ना, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर ही मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे आपका रिस्पॉन्स टेस्ट करना था। और चेस्ट के लिए मैंने पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया चेस्ट को लेकर भी। तो आप, मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप एकदम बिल्कुल आराम से बोलिए, जो आपका पैटर्न उसको फॉलो कीजिए। लीगल जीके को थोड़ा और अपडेट कीजिए, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप, और स्पेशली आप जो अभी इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा स्टडी कीजिएगा, राइट। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या आए हैं, आपका क्या ओपिनियन है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप फार्मर फैमिली से आते हैं ना, इसलिए फार्मर जो प्रोटेस्ट हो रहा है या जो फार्म बिल्स आए थे पहले, उसके ऊपर आपको ज़रा अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपने जेएलओ ही क्यों चूज़ किया, आप लिटिगेशन में क्यों नहीं गए, ये आपके पास लॉ में तो और भी बहुत करियर ऑप्शंस थे। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। आपको बताना है कि सर ये मेरी प्रेफरेंस क्यों है। ऑनेस्ट रहिए, आप जैसे हैं, मैं आपको ये बोलूँगा आप जैसे हैं वैसे रहिए, आप ऑनेस्टली आंसर करना। आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी आपको गलत आंसर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ये भी एम क्लियर रखिए कि आपका आइडल कौन है, आप पॉलिटिकली किसी को फॉलो करते हैं, पॉलिटिशियन को, लीडर को, स्पोर्ट्स स्टार को। तो ये सारे आंसर्स भी आपके पास में होने चाहिए। आई कांटेक्ट सबके साथ बना के रखिए, सबको देखिए, है ना। चाहे मैंने पूछा है, आप मैम को भी देखिए, सर को भी देखिए, सर ने पूछा है, हम दोनों को भी देखिए जब आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और सबको ना इंडिविजुअली ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, आप आइए, सबको देखिए, एक साथ आप ग्रीट कर सकते हैं, सबको अलग अलग ग्रीट करने की जरूरत नहीं है। मे कम इन बोलते हैं जब भी आपको सबको नहीं पूछना है, एक बार मे कम इन बोल के सबकी तरफ देख लीजिए। एक्चुअली मेरे को ये बोला गया था कि अगर पैनल में फीमेल हो तो उनको अलग से मीट करना है, और ऐसा। तो मैम ठीक है। पैनल में, मैम सेंटर पे हैं, तो आप सेंटर में आकर अगर सबको देखते हुए ग्रीट करेंगे तो वो हो जाएगा। मैम सेंटर में है ना, फिर गुड मॉर्निंग पैनल बोलना पड़ेगा। नहीं पैनल मत बोलिए, आप आइए, आप गुड मॉर्निंग एवरीवन आप ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। आप सबको आंखों आई कांटेक्ट करते हुए सबको बोल दीजिए। यस, आप कोई भी बात आई कांटेक्ट करते हुए बोलेंगे ना तो वो सबके लिए होगी, सबके चाहे आप लिए उसमें सब वर्ड यूज करें, एवरीवन वर्ड यूज ना भी करें तो भी वो इंप्लाइड है। और अगर आप राइट, आप सेंटर में आके बोलेंगे ना तो वो सबको आप वहां से आप देख रहे हैं, इसलिए आपकी जो चेयर है वो सेंटर में, क्योंकि यहां से आप सबको एड्रेस कर सकते हैं, राइट। उससे क्या होगा कि सबको लगता है कि डोंट नीड टू रिपीट ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठिए, 2-4 सेकंड का टाइम लीजिए आप आंसर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आप जब आए थे ना तो आपने अपना बटन खोला था, तो उसमें आपने काफी टाइम लिया, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि या तो पहले से आप ओपन करके आइए या फिर उसको बहुत ही क्विकली कर लीजिए, मतलब उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाना चाहिए। बहुत टाइम लिया आपने उसको। बाकी आप कंफर्टेबल रहिए, बाकी कोई इशू नहीं। छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आपको बताई है। आपको बोर्ड ने 20 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 25। आपके पास टाइम है, आप खुद को और इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा मेजर लोगों में रिवाइज कीजिए ना,
फंडामेंटल राइट डीपीएस उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट में हम गारंटी दे रहे हैं, तो उस टाइम पे जिन जिन चीज़ की हम गारंटी दे रहे थे, मतलब स्टेट गारंटी दे सकता था, वो फंडामेंटल में राइट थी, और जो हम देना चाह रहे थे बट उस टाइम पे हम गारंटी नहीं दे सकते थे क्योंकि हम उतने कैपेबल नहीं थे, लेकिन उसको लागू करना हम चाहते थे, तो उनको फिर डीपीएस में भी डाल दिया गया। तो वो हमको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। मैम वो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट वाला सही था, वो मैंने गलत ही आंसर दिया था, मैं श्योर नहीं था उसके लिए कि हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट है कि देखिए हाई कोर्ट ओरिजिनली हाई कोर्ट जनरली ट्रायल नहीं करता है, लेकिन हाई कोर्ट ट्रायल कर सकता है। हाई कोर्ट अगर ट्रायल करता है तो वो करता है 2 सेक्शंस में। एक तो 407 में जब वो किसी भी कोर्ट से मामला मंगवाता है, तो जब वो किसी भी कोर्ट से मामला मंगवाता है तो उस केस में जिस कोर्ट से मामला मंगवाया है उसकी प्रोसीजर को फॉलो करेगा। अदर देन दैट अगर वो ट्रायल करता है तो 474 ये कहता है कि वो सेशन कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करेगा। जनरली हाई कोर्ट ट्रायल नहीं करता है, लेकिन अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को यूज करते हुए वो ट्रायल कर सकता है। तो आपको उसका प्रॉपर आंसर देना है। यस कहोगे तो वो एक तरीके से गलत हो जाएगा, नो कहोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो प्रॉपर्ली रिप्लाई करना है कि है तो क्यों है, और जनरली वो नहीं करता तो वो आपको बताना है। ओके, ये लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।